गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने जेरम विधि के बारे में बात की थी, जो कि विभवमापी सिद्धांत पर आधारित है, और जेरम विधि की सहायता से हम किसी भी संकुल का स्थायित्व स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है अस्थायित्व स्थिरांक। ठीक है, कि कभी कभी संकुल का स्थायित्व या अस्थायित्व बताने के लिए अस्थायित्व स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक काम में लेते हैं, जिसे अपन किससे के आई से निरूपित करते हैं। इससे पहले अपन ने स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात की थी, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक फैक्टर पे डिपेंड करता था। अब अपन क्या कर रहे हैं, स्थायित्व स्थिरांक की बात कर रहे हैं। सब कभी कभी जो स्थायित्व या अस्थायित्व को बताने के लिए हम जो वियोजन स्थिरांक है, मतलब डिसोसिएशन होने की जो रेट है किसी भी कॉम्प्लेक्स की या प्रोडक्ट की, ठीक है, उसको काम में लेते हैं। ठीक है, इसे हम के आई से निरूपित करते हैं। यह स्थायित्व स्थिरांक के का व्युत्क्रम होता है। यह अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो अस्थायित्व स्थिरांक है वो स्थायित्व स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। इसको समझने के लिए हम एक निम्न साम्य की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, सपोज एक रिएक्शंस दे रखी हैं MlN। ठीक है, इसमें बीच में इक्विलिब्रियम में है, इसका डिसोसिएशन किस में होता है, M+ और Nl में। ठीक है, अगर अपन इसका स्थायित्व की बात करें, ठीक है, तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या होगा, इसकी वैल्यू ml/n/mln। ठीक है, यह स्थायित्व स्थिरांक हो गया। अब है कि के आई का मान, उच्चतम मान संकुल के अस्थायित्व को, जबकि इसका निम्नतम मान संकुल के स्थायित्व को व्यक्त करता है। ये दिखती बात है, क्योंकि स्थायित्व स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है कि, ठीक है, तो के आई का अगर मान ज़्यादा होगा तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कम स्थायी होगा। ठीक है, और अगर के आई का मान कम होगा तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। इसको हम निम्न दो उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, अब अपन एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेकर समझते हैं कि CdNH3 का होल 4+2 है। ये किस में डिसोशिएट होता है, Cd+2 + 4NH3 के अंदर। अगर अपन इसके के आई की वैल्यू देखें, ठीक है, तो कितनी आती है, 2.5 × 10⁻⁻7 प्रैक्टिकली वैल्यू है। उसी के पश्चात अगर अपन AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस की बात करें, ये किस में डिसोशिएट होता है, Ag+ + 2NH3 के अंदर। और अगर अपन इसके के आई की वैल्यू देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 6.5 × 10⁻8। ठीक है, दोनों से ये उदाहरणों से स्पष्ट है कि के आई का मान दोनों के लिए निम्न है। ठीक है, दोनों की वैल्यू, के आई की वैल्यू बहुत ही कम है, अतः दोनों ही स्थायी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस के आई का मान CdNH3 के होल 4+2 के आई के मान से कम है, अतः दोनों की अगर हम वैल्यू की बात करें तो के आई के वैल्यू के बेसिस पे अपन ये कह सकते हैं कि ऊपर जो दोनों कॉम्प्लेक्स थे उनमें से AgNH3 का होल ट्वाइस अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसके के आई का मान क्या है, कम है, और के आई का मान कम होगा अर्थात अस्थायित्व स्थिरांक का मान कम होगा, तो स्थायी वह कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व स्थिरांक का मान उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पाईग्राही लिगेंड। ठीक है, पाई एक्सेप्ट लिगेंड भी कहते हैं इसको। क्या होते हैं, पहले भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखते हैं कि लिगेंड जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ ही रिक्त पी तथा डी कक्षक हो, उससे क्या कहते हैं, पाईग्राही लिगेंड कहते हैं। ठीक है, लिगेंड है, उसके पास पाई लोन पेयर भी है। ठीक है, लोन पेयर के साथ साथ उसके पास रिक्त पी और डी कक्षक भी मौजूद हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पाईग्राही लिगेंड कहेंगे। ऐसा लिगेंड धातु आयन को अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। तो साथ ही धातु के पूर्ण भरे कक्षकों, जैसे डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, पाई बंध बनाते हैं, जो कि सिग्मा बंध के पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो पाईग्राही लिगेंड क्या करते हैं, अपना जो लोन पेयर होगा वो तो किसको डोनेट कर देंगे, सेंट्रल मेटल को। ठीक है, और उसके जो डी सेंट्रल मेटल के सपोज डी ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो उसके ट्रांजिशन एलिमेंट के जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होंगे, उन डी कक्षकों को लेकर क्या करेंगे, अपने जो रिक्त डी कक्षक हैं उसमें एक्सेप्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, सिग्मा बंध के पूरक एक पाई बंध का निर्माण कर लेंगे। अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि उदाहरण CO, CNR, PR3NO आदि लिगेंड है वो पाईग्राही लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। धातु आयन जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संकुल बनाते हैं तथा स्थायी भी होते हैं,
वे साधारणतः पाई के साथ सिग्मा के साथ पाई बंध भी बनाते हैं, ठीक है? जिससे कि धातु आयन पर उपस्थित उच्च ऋणावेश पाई बंध द्वारा पुनः लिगैंड पर स्थानांतरित हो जाता है और संकुल स्थायित्व प्राप्त करता है, ठीक है? तो जो पाई बॉन्ड बनता है वो सेंट्रल मेटल एटम अपने ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज का जो बोझ होता है उसको कम करने के लिए बनाता है लिगैंड के साथ मिलकर, ठीक है? इससे क्या होगा, जब वो पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम पे जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो लिगैंड के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? क्योंकि बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है और पाई बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से उस कॉम्प्लेक्स को एक स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, ठीक है? तो जो पाई ग्राई एक्सेप्ट लिगैंड होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, CO2 मेटल, ठीक है, और फिर मेटल टू CO वापस से पाई बॉन्ड बनता है। उदाहरण की बात करें तो अपन देखते हैं कि NaCO4 में धातु आयन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, तथा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, CO की तो 0 है यहाँ पर, तथा स्थायी संकुल बना रहा है। इसमें उपस्थित CO लिगैंड के पास रिक्त पाई स्टार विपरीत बंदी अणुकक्षक होते हैं, ठीक है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है। ये धातु आयन के साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। साथ ही धातु के पूर्ण भरे डी कक्षकों के साथ पाई बंध बैक बॉन्डिंग करके भी पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, जिससे धातु पर एकत्रित ऋण आवेश का पुनः वितरण हो जाता है, ठीक है। अब जो Na है वो क्या करेगा, CO से जो लोन पेयर एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो Na पे क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब Na क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये अपने जो डी कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो CO के एंटी बॉन्डिंग डी कक्षकों के साथ वो साझा करेगा, ठीक है, या फिर डोनेट करेगा, जिससे कि Na की जो ऑक्सीकरण स्टेट है वो 0 हो जाती है वापस से, और इनके बीच में मेटल टू लिगैंड एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे होती है, बैक बॉन्डिंग होती है वापस से, मतलब एक तो पहली बार पहले ले रहा है फिर वापस से डोनेट कर रहा है, ठीक है, जिससे कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मेटल टू लिगैंड पर। अब ये बॉन्डिंग कैसे होती है, डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं कि मेटल के पास तो भरा हुआ कक्षक है, ठीक है, और CO है, इसके पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म थे, ये क्या कर लेगा, M है जो कि वापस से ग्रहण कर लेता है। अब जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए कक्षक है मेटल के पास में, ये CO के पास में अर्थात लिगैंड के पास में जो रिक्त एंटी बॉन्डिंग डी कक्षक होंगे उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो लिगैंड के तो जो एंटी बॉन्डिंग डी कक्षक है वो तो ब्लैंक है, जबकि मेटल के पास में जो डी ऑर्बिटल है वो फील्ड है, तो ये डी ट्रांजिशंस करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसके पश्चात है अपना टॉपिक अस्थिर या चंचल तथा स्थिर संकुल, ठीक है, कि संकुलों को उनकी क्रियाशीलता व स्थायित्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो अस्थिर या चंचल संकुल है और एक अक्रिय संकुल है। लेबैलिटी और इनर्ट अपन ने पहले पढ़ लिया था, ठीक है, कि जब किसी संकुल की उप सहसंयोजन सत्ता में बाह्यतम लिगेंडों का प्रतिस्थापन या विनिमय तीव्र गति से होता है, ठीक है, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, अस्थिर या चंचल संकुल या लेबाइल कहेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, उप सहसंयोजन सतह में, ठीक है, कोष्ठक के अंदर किसी भी लिगेंड का जो प्रतिस्थापन है दूसरे लिगेंडों के द्वारा फटाफट होता है या जल्दी से हो जाता है, ठीक है, तो वो जो संकुल होगा वो क्या होगा, चंचल संकुल या स्थिर होगा, अनस्टेबल होगा। जबकि लिगेंडों का प्रतिस्थापन अगर धीमी गति से हो तो क्या होगा, इनर्ट होगा, अक्रिय संकुल कहलाएगा। इन निम्न संकुलों के उदाहरण द्वारा हम ऊष्मागतिक तथा गतिक स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन कुछ कॉम्प्लेक्स की रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, जिसमें अपन NiCN4-2, MnCN4-2 और CrCN4-2, इन सभी की जो रिएक्शन है अपन आइसोटोपिकली लेबल्ड CN से करवाएंगे, साइनाइड से करवाएंगे, ठीक है, और रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो जो पुराना पहले वाला जो CN है, जो नॉर्मल CN है, ठीक है, वो आइसोटोपिकली लेबल्ड CN से प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है, और बाहर निकल जाता है।
उपरोक्त तीनों संकुल ऊष्मागतिक रूप से स्थायी हैं, लेकिन गतिक रूप से इनका स्थायित्व भिन्न-भिन्न है। ठीक है? अब जो ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स हैं, वो थर्मोडायनामिकली तो स्टेबल हैं क्योंकि इनका स्वतः अपघटन नहीं हो रहा। ठीक है? लेकिन अगर अपन इनकी काइनेटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अलग-अलग हो रही है। अब अपन बात करते हैं कि समीकरण 1 में अगर अपन देखें तो आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन वाले साइनाइड लिगैंड का प्रतिस्थापन या विनिमय अत्यंत तीव्र होता है। ठीक है? अतः यह संकुल गतिक रूप से चंचल हैं, जबकि समीकरण 2 में यह प्रतिस्थापन थोड़ा धीरा होता है, अतः इसे मध्य चंचल या मॉडरेट लेबल कह सकते हैं, जबकि इक्वेशन 3 में यह प्रतिस्थापन बहुत ही धीरे होता है, अतः इसे अपन अक्रिय या इनर्ट कह सकते हैं। ठीक है? तीनों इक्वेशंस की बात करें, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर तो जो Cn का प्रतिस्थापन है, वो बहुत ही तेज गति से होता है, तो अपन इसको लेबाइल कह सकते हैं। ठीक है? MnCn4 मतलब इक्वेशंस जो 2 थी, इसके अंदर जो लिगैंड का प्रतिस्थापन हो रहा था, वो थोड़ा धीमी गति से होता है। अर्थात ना तो ज़्यादा धीमे, ना ही ज़्यादा तेज, मॉडरेट है, तो अपन इसको मॉडरेट लेबल कह सकते हैं। जबकि इक्वेशन 4 के अंदर जो Cn का प्रतिस्थापन है, वो बहुत ही धीमी गति से होता है। सबसे लास्ट के अंदर इसका प्रतिस्थापन होगा, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, काइनेटिकली इनर्ट कह सकते हैं या फिर अक्रिय कह सकते हैं। ठीक है? अतः स्पष्ट है कि ऊष्मागतिक रूप से स्थायी संकुल गतिज रूप से अस्थिर तथा अक्रिय भी हो सकते हैं। ठीक है? ये स्पष्ट है कि जो थर्मोडायनामिकली स्टेबल हैं, वो कॉम्प्लेक्स ज़रूरी नहीं है कि काइनेटिकली भी स्टेबल हो। ठीक है? वो स्टेबल हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं, अर्थात चंचल हो सकते हैं और अक्रिय भी हो सकते हैं। उसी प्रकार ऊष्मागतिक रूप से अस्थायी संकुल जो सामान्यतः चंचल होते हैं, कभी-कभी अक्रिय भी हो सकते हैं। जैसे अपन CONH3 होल 4 प्लस 2 आयन ऊष्मागतिक रूप से अस्थायी होते हुए भी अम्लीय माध्यम में गतिज रूप से अक्रिय होता है। CN NiCN4 माइनस 2 ऊष्मागतिक रूप से स्थायी संकुल होते हुए भी गतिज रूप से क्या है, चंचल है। अब है कि चंचल व अक्रिय संकुलों की व्याख्या अगर अपन VBT व CFT द्वारा निम्न प्रकार कर सकते हैं। अब अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस के ऊपर अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो अपन लेबाइलिटी और इनर्टनेस किसी भी कॉम्प्लेक्स की डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं VBT के बेसिस के ऊपर। ठीक है, कि संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा इनर्टनेस और लेबाइलिटी की व्याख्या कि VBT संकरण पर आधारित है तथा संकरण में भाग लेने वाले कक्षक भी संकुल को के अक्रिय व अस्थायी होने की व्याख्या करते हैं। ठीक है, हमने VBT पढ़ी थी जिसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो कि किस पर, हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड थी। ठीक है, तो संकरण में भाग लेने वाले कक्षक भी संकुल के क्या अक्रिय व अस्थायी होने की व्याख्या करते हैं। जैसे कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में D2sp3 व sp3D2 दोनों प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, लेकिन स्थायित्व के आधार पर इनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। ठीक है? इससे आगे अपन पढ़ेंगे N-1 D2sp3 संकुल संकरित संकुल अक्रिय होते हैं, जबकि NSNP3 संकुल NSNP3 ND संकरित संकुल होते हैं जो कि चंचल होते हैं। उसके साथ-साथ हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर भी इसकी व्याख्या करेंगे। ये टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।